Hello everyone. So in the last class we discussed two AC circuits. One is the AC circuit with resistance only, in which we saw that current and EMF they both are in phase. Then we studied different AC circuit which is AC circuit with inductance only, and in that we saw that current जो है it lags behind EMF by an angle of pi by 2. Now today we will start with the another case, that is AC circuit with capacitance only. Now in this case, one second. Now here we are considering the AC circuit which is having only capacitance. So वो जो AC circuit है उसमें जो supply है हमारी वो alternating है, तो जो alternating EMF है that is E is equal to E naught e raised to power j omega t. So let us consider an alternating EMF capital E which is applied across a circuit which is consisting of capacitor only having the capacitance C. So alternating EMF क्या होगी? Let it be represented by the equation E is equal to E naught e raised to power j omega t. Now ये जो सर्किट है पर्टिकुलर, इसका केस जो है बिल्कुल उसी तरीके से है जो इंडक्टर का केस है, ठीक है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर फर्क क्या है, इंडक्टर की जगह कैपेसिटर हमारा कनेक्टेड है. तो हमें ऑलरेडी पता है, इसके बाद हमें इक्वेशन कैसे लिखनी है. तो जो हमारी अप्लाइड ईएमएफ है कैपिटल ई दैट विल बी इक्वल टू ई एल प्लस ई आर प्लस ई सी. ठीक है, हमारा ई एल 0 है क्योंकि कोई इंडक्टर ही नहीं है सर्किट में. ई आर भी 0 है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. तो हमारा E कितना हो गया, EC के इक्वल. एंड वी ऑलरेडी नो द रिलेशन Q इज इक्वल टू CV. तो हमारा EC कितना होता है, Q अपॉन C. ये चीजें हमने तब भी स्टडी करी थी इन दी पार्ट 1 ऑफ यूनिट 1 वेयर वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट DC सर्किट्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल इक्वेशन क्या आई, यहाँ से E इज इक्वल टू Q अपॉन C. जैसे इंडक्टर में हमारे पास आई थी L इंटू डी आई अपॉन डी टी, फिर वहां से हमने करंट की वैल्यू निकाली थी. सिमिलरली अब हमारे पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू Q अपॉन C, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम T. बिकॉज जैसे जैसे EMF हम अप्लाई करेंगे अक्रॉस द कैपेसिटर, देन कैपेसिटर विल स्टार्ट गेटिंग चार्ज्ड. ठीक है, और यहाँ पे E नॉट हमारा क्या है, ये सबको पता है, दिस इज द पीक वैल्यू और द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF. तो यहाँ से वी कैन राइट Q इज इक्वल टू E इंटू C, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E. सो Q हमारा हो गया C इंटू E नॉट e रेज टू पावर j ओमेगा t. Now from this equation we have to find the value of current. So for this we should know the relation between current and charge, and we know that I is equal to dq upon dt. So substitute the value of q over here, which is C into E naught e raised to power j omega t. C into E naught हमारा constant है, so it can come out of the differentiation. E raised to power j omega t का differentiation क्या होगा, j omega into e raised to power j omega t. ठीक है, तो हमारे पास आया j omega c into E naught, और e raised to power j omega t को we can write as cos omega t plus j sin omega t. Now take this j inside the bracketed term. तो हमारे पास आ गया ओमेगा सी ई नॉट ब्रैकेट में j cos omega t plus j square sin omega t, and we know j square is equal to -1. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब हम करंट निकाल रहे हैं और उसको हम कोशिश कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल टर्म में निकालने की, so that हम करंट और EMF की एक्सप्रेशन को कंपेयर करके बता सकें that which one is lagging and which one is leading. तो j स्क्वायर को हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया, और cos ओमेगा t को I can write as sin pi by 2 plus omega t, since we know sin 90 plus theta is cos theta. ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट sin omega t को we can write as minus cos pi by 2 plus omega t, since we know cos pi by 2 plus theta is equal to minus
साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तुम सबको ऑलरेडी पता है, ये 11th-12th में पढ़ चुकी हो। तो हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा सी ई नॉट कॉस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी प्लस जे साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, cos पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी को आई कैन राइट एज cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। a प्लस बी को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, सिंपल। सिमिलरली पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी को आई कैन राइट एज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब इस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब आ गया I is equal to omega c e naught into e raised to power j omega t plus pi by 2। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I is equal to e naught upon 1 upon omega c into e raised to power j omega t plus pi by 2। So let's say this term is what now? This is the amplitude of alternating current or the peak value of alternating current. So it will be denoted by I naught। तो हमारा AC सर्किट विद कैपेसिटेंस ओनली में पीक वैल्यू ऑफ करंट I नॉट कितना आया, E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। यहाँ पे E नॉट आएगा, इसको करेक्ट कर लो, I नॉट इज E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। तो इसका मतलब 1 अपॉन ओमेगा C के डायमेंशंस किसके होंगे, रेजिस्टेंस के। ठीक है, इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कहते हैं, डिनोटेड बाय एक्स सी, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये करंट की एक्सप्रेशन आई और वोल्टेज हमारा कितना है, E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो वी कैन इजिली से कि यहाँ पर कौन लीड कर रहा है, यहाँ पे देखो फेज ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। इसका मतलब करंट लीड कर रहा है कितने एंगल से, पाई बाय 2 एंगल से। इंडक्टर में हमारा यहाँ माइनस आया था तो करंट लैग कर रहा था बाय एन एंगल पाई बाय 2। कैपेसिटर के केस में करंट इज लीडिंग, करंट लीड्स द ईएमएफ बाय एन एंगल पाई बाय 2। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इसका ग्राफ प्लॉट करना। इसको ग्राफिकली प्लॉट करो वेक्टोरियली, देन इसका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो हम वो देखेंगे। तो E हमारा कितना है, इसका इमेजिनरी पार्ट E नॉट साइन ओमेगा टी। करंट हमारा कितना आ गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, यहाँ पे एंगल कितना है हमारा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 को आई कैन राइट एज पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ए प्लस बी को मैं बी प्लस ए भी लिख सकती हूँ ना। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमारा ये कोसाइन फंक्शन है, तो ये हमारा कोसाइन वेव आ गई और यहाँ पे साइन वेव आ गई। देखो करंट की जो पीक वैल्यू है वो वोल्टेज की पीक वैल्यू से पहले आ गई, इसका मतलब करंट जो है इट इज लीडिंग द ईएमएफ। लेकिन यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, जब ये प्लॉट एग्जाम में करोगे तो जो पीक वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की, मतलब जो आई नॉट है वो हमेशा कम होना चाहिए फ्रॉम ई नॉट विच इज द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्यों, बिकॉज आई नॉट जो है हमारा क्या यहाँ पे क्या आया है, ई नॉट अपॉन resistance, that resistance here is the capacitive reactance 1 upon omega c। मतलब E नॉट में से हम कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास I नॉट आ रहा है, that means I नॉट is always less than E नॉट। तो इसका जो कर्व बनाओगे हमेशा उसकी जो पीक्ड वैल्यू है I नॉट की वो हमेशा कम बनाओगे E नॉट की पीक वैल्यू से। और यहाँ पे जो करंट है वो पीक्ड होगा पहले as compared to EMF, so we can say that current is leading EMF। ठीक है, तो ये हमारा प्लॉट हो गया सिंपल। नेक्स्ट इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इस डायरेक्शन में है तो करंट जो है वो लीड कर रहा है। देखो हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी ना, यहाँ जे से मल्टीप्लाई हुआ आया था हमारे पास। इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स वेक्टर को जब हम जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रोटेट हो जाता है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब करंट अब यहाँ पे नहीं है,
वो 90 डिग्री रोटेट हो चुका है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दोनों के बीच में जो हमारा फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 है। दैट मीन्स करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ई हमारा क्या है, ई नॉट ई रेज़ टू पावर j ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमने एक ई वेक्टर बनाया। ठीक है, जिस इस वेक्टर की लेंथ हमारी कितनी होगी ई नॉट, और रियल एक्सिस के साथ ही एंगल कितना बनाएगा ओमेगा टी। ई हमने प्लॉट कर दिया। अब हमें करंट प्लॉट करना है। करंट जो है वो हमारा क्या है, I naught e raised to power j omega t plus pi by 2 where I naught is e naught upon 1 upon omega c। तो अगर मेरा ये एंगल ओमेगा टी है तो करंट कहाँ पर प्रेजेंट है, विच एंगल पे, रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो यो ओमेगा टी है, इसमें हमने पाई बाय 2 और ऐड कर दिया। तो नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर करंट, और इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वो आई नॉट होगी विच इज ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और इस आई नॉट की जो लेंथ होगी वो ई नॉट से कम होगी। ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। और देखो यहाँ से भी देखो आई की एक्सप्रेशन में जे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, मतलब अगर ई इस डायरेक्शन में आई भी इस डायरेक्शन में है तो उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। दिस एंगल इज 90 डिग्री। आई होप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर है। करंट को सिर्फ रोटेट करना है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब जो हमारे पास न्यू पोजीशन आई, उस वेक्टर की लेंथ हो गई आई नॉट, और वो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। इंडक्टर में हमने देखा था कि इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी थी कि इट प्रोवाइड्स एन इजी पाथ फॉर डीसी बट अ रेजिस्टिव पाथ फॉर एसी। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी। ठीक है, कैपेसिटर जो है इट इज providing an easy path for AC but a block for DC। ये तुम सबको पता है, ये हम यहाँ पे एक बार रिपीट करेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या थी आई नॉट की, ई नॉट यहाँ पे फिर ई लिख दिया, आई नॉट इज ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो दिस शोज दैट ये जो डिनोमिनेटर है 1 अपॉन ओमेगा सी, इसके डायमेंशंस रेजिस्टेंस के होंगे। व्हाई, बिकॉज फ्रॉम द ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब कैपेसिटर जो है जब उसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है विच इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एन ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दिस इज डिनोटेड बाय XC विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को वी कैन राइट एज 2 पाई इनटू न्यू, वेयर न्यू इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, और XC जो है इसके डायमेंशंस रेजिस्टेंस के हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम्स। ठीक है, अब हम देखेंगे डीसी और एसी के लिए क्या होता है। देखो डीसी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 होती है, तो एक्सी हमारा क्या हो गया, इंफिनिटी। मतलब अगर किसी कैपेसिटर के थ्रू डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है तो कैपेसिटर उस डायरेक्ट करंट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब वो डायरेक्ट करंट को अपने थ्रू पास होने नहीं देगा। इट प्रोवाइड्स अ ब्लॉक फॉर डीसी। बट एसी के केस में क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी। इसका मतलब कैपेसिटर जो है वो एसी को तो फिर भी जाने देगा बिकॉज इट प्रोवाइड्स लेस रेजिस्टेंस टू एसी but it provides infinite resistance to DC. So capacitor provides an easy path for AC but a block for DC. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज का डेरिवेशन हमने किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाइक व्हाई अ प्योर कैपेसिटर प्रोवाइड्स एन इजी पाथ फॉर एसी
but a block for DC, then you can derive or you can show in this way. ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमने इंडक्टर में देखा था, जब हम इस सर्किट के वोल्ट मीटर और एमीटर से कनेक्ट करेंगे, वो वोल्ट मीटर और एमीटर विच कैन मेजर द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो वोल्ट मीटर आरएमएस वैल्यू कितनी मेजर करेगा, ई नॉट अपॉन रूट 2, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पहले। और आई आरएमएस कितना होता है, और आई वी आई नॉट अपॉन रूट 2। सो आई वी हमारा क्या आ गया, आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट हमारा कितना आया यहाँ पे, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ई नॉट अपॉन रूट 2 क्या है, ई आर एम एस और ई वी। तो हमारे पास यहाँ से आ गया आई वी इज इक्वल टू ई वी अपॉन एक्स सी, और आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक का डेरिवेशन खत्म हुआ। एसी सर्किट विद कैपेसिटेंस ओनली में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा जो हमारा कैपेसिटर है, जब उसके थ्रू अल्टरनेटिंग ईएमएफ पास होती है, देन करंट जो है वो लीड करता है बाय एन एंगल ऑफ π/2। फिर हमने ईएमएफ और करंट दोनों को ग्राफिकली प्लॉट किया वेक्टोरियली, देन उसका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने शो किया दैट व्हाई अ प्योर कैपेसिटर प्रोवाइड्स एन इजी पाथ फॉर एसी बट अ ब्लॉक फॉर डीसी। फिर हमने शो किया जो आरएमएस वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्ससी व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये हमने देखा इसमें। नेक्स्ट हम आज और क्या देखेंगे, हम एक दूसरा सर्किट देखेंगे, एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। मतलब हमने सिंगल सिंगल तो देख लिया कि जब हमने एसी सर्किट में सिंगल कंपोनेंट कनेक्ट किया, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो दो कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। लेट्स से फर्स्ट केस हम स्टडी कर रहे हैं जब हमने सर्किट में रेजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट किया, विच इज देन कनेक्टेड टू अ alternating EMF E. So we are considering an AC circuit consisting of resistance R and inductance L in series, which is connected to a source of alternating EMF. ठीक है, तो किस तरीके का हमारा सर्किट डायग्राम है, इस तरीके का। L और R हमारा सीरीज में कनेक्टेड है, which is then connected to this source of alternating EMF, where E is equal to E naught e raised to power j omega t, where E naught is the amplitude or the peak value of alternating EMF having the angular frequency omega. ठीक है, अब हमारा स्टेप क्या होगा, करंट निकालना, कि इस सर्किट में से जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है। ठीक है, जब अगर हमें करंट मिल गया इस फॉर्म में, तो हम पता लगा सकते हैं करंट और वोल्टेज में से कौन सा लीड कर रहा है और कौन सा लैग कर रहा है, जब हमारे पास एक ऐसा एसी सर्किट है जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, करंट निकालना। करंट क्या होता है, बाय ओम्स लॉ I इज इक्वल टू E अपॉन R। E हमारा ये है, ठीक है। तो I हमारा कैसे निकलेगा, जब हम इस पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेंगे और उसको E से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास I आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टू फाइंड द रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें ऑलरेडी ये चीज पता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जो हमारा करंट और ईएमएफ है वो दोनों इन फेज होते हैं, और इंडक्टर में जो हमारा करंट है वो लैग करता है बाय एन एंगल π/2, और यू कैन से ईएमएफ जो है वो लीड करती है बाय एन एंगल π/2. So in a circuit consisting of inductor and resistor, the EMF is divided into two parts, real and imaginary. कैसे डिवाइड होगी वो हम अभी देखेंगे। देखो रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट और ईएमएफ इन फेज होती है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मैक्सिमम और पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वो I0 R होगी,
और इंडक्टर में क्या है, ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट बाय एन एंगल π/2। तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो होगी J इंटू आई नॉट ओमेगा एल। ये वैल्यू कैसे आई ये मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। देखो करंट और ईएमएफ इन फेज है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये चीज निकाली थी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, जब हमने किया था एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस ओनली, वहां पे हमने निकाला था आई नॉट इज ई नॉट अपॉन आर। तो वहाँ ई नॉट हमारा, आई नॉट हमारा क्या था, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, आई नॉट क्या था, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अक्रॉस दी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ईएमएफ है उसकी पीक वैल्यू को हम ई आर नॉट से डिनोट करेंगे और इंडक्टर के अक्रॉस जो है उसको ई एल नॉट से डिनोट करेंगे। देखो इन दोनों को समझना जरूरी है, ये दोनों स्टेप अगर समझ में आ गए तो डेरिवेशन जो है इतना मुश्किल नहीं है। तो ई आर नॉट हमारा आ गया आई नॉट अपॉन आर विच इज सेम, ये वही ई नॉट, ई आर नॉट जो है ये वही ई नॉट है जो हमने एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस ओनली में निकाला था। यहाँ पर बस हम उसे ई आर नॉट से डिफाइन कर रहे हैं ये बताने के लिए कि ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है अप्लाइड पीक ईएमएफ है। नेक्स्ट, अब हमें इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाइड पीक ईएमएफ निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, देखो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। ये हमने जब किया था एसी सर्किट विद इंडक्टेंस ओनली, वहां पे ये हमने किया था, ये एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि कैसे आया, इसको रटना नहीं है, समझना है कि ई एल नॉट को हमने J इंटू आई नॉट ओमेगा एल क्यों लिखा। देखो एसी सर्किट विद इंडक्टेंस ओनली में हमारे पास इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। आई हमारा कितना निकल के आया था, आई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस π/2। ना इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया, एल आई नॉट एज इट इज ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस π/2 इंटू जे ओमेगा, जब हम एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो हमारे पास E का देखो एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू कितनी आई, एल आई नॉट जे ओमेगा और जे आई नॉट ओमेगा एल। तो यहाँ से हमने जो ये ई नॉट है दिस इज अक्रॉस द इंडक्टर, तो इसको हमने ई एल नॉट से रिप्रेजेंट किया, जो हमने यहाँ पे लिखा है ई एल नॉट इज इक्वल टू जे इंटू आई नॉट ओमेगा एल। तो यहाँ से हमने निकाला पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक ईएमएफ निकाल ली, इंडक्टर के अक्रॉस पीक ईएमएफ निकाल ली। सो व्हाट विल बी द टोटल पीक ईएमएफ, वो क्या होगी, द सम ऑफ पीक potential differences across the inductor and the resistance separately, thus total peak value we are talking about E naught। तो total peak value of alternating EMF हमारी कितनी आ गई, E naught, E R naught plus E L naught, E R naught is I naught R, E L naught is J into I naught omega L। देखो ये अगर समझ में आ जाता है ना, तो आगे जब हम जब आगे हम एक और केस पढ़ेंगे एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो वो और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सेम अप्रोच होगी दोनों की, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये कैपिटल आई नॉट है, स्मॉल नहीं है, इसको करेक्ट कर लो। ये क्या हो गया हमारा, आई नॉट दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया आर प्लस जे इंटू ओमेगा एल। अब देखो ओम्स लॉ क्या होता है, E इज इक्वल टू आई आर, तो मतलब इसके डायमेंशंस किसके हुए, रेजिस्टेंस के डायमेंशंस हुए। सो लेट इट बी डिनोटेड बाय कैपिटल Z और Z। तो Z हमारा आ गया R प्लस जे ओमेगा एल विच इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस आई वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, R प्लस जे ओमेगा एल, A प्लस जे बी के फॉर्म में है। तो ये जो हमारी इम्पीडेंस आई, इसका जो रियल पार्ट है वो रेजिस्टिव पार्ट है, जिसको इन फेज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में करंट एंड ईएमएफ बोथ आर इन फेज। और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा उसको हम रिएक्टिव कंपोनेंट कहते हैं विच इज जे ओमेगा एल। तो हमने अभी क्या किया,
हमें फाइनली जो है टोटल इम्पिडेंस निकालनी है, बिकॉज आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ई हमें पता है ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी होता है, और अगर हमें रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस है आर प्लस जे ओमेगा एल। ये हमने डिराइव कर लिया with the help of peak value of alternating EMF across the inductor and the resistor। तो इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास करंट आ जाएगा, ठीक है, फिर वहां हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें यहाँ एक चीज और देखो, हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, वेयर ई नॉट हमने निकाला ई आर नॉट प्लस ई एल नॉट, क्योंकि ईएमएफ जो है अब वो फ्लो कर रही है अक्रॉस द रेजिस्टर एंड इंडक्टर। हमारे पास जो ये एसी सर्किट है, इसमें हमने एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करी है ई, अब ये पास कर रही है थ्रू एल एंड आर, तो एल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आर के अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है और जो पीक वैल्यू है वो ई आर नॉट है, एल के अक्रॉस ई एल नॉट है, तो टोटल पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितनी हो गई, ई नॉट विच इज ई आर नॉट प्लस ई एल नॉट। ठीक है, ये हमारा कितना आया, I naught R plus J into I naught omega L, which is complex in number। देखो E naught हमारा यहाँ पे complex है, यहाँ पे J आ गया, ये हमारा complex है, तो इस E naught का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तुम सबको ऑलरेडी पता है। ये क्या हो गया हमारा, a प्लस जे बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ई आर नॉट स्क्वायर प्लस ई एल नॉट का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई नॉट, ठीक है, because E naught is now complex in number, this is not real, where E R naught is I naught square R square which is capital A, जब अगर हम A plus J B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और E L naught क्या हो गया capital B which is I naught omega L, so E L naught square is I naught square omega square L square। So this is the magnitude of peak value of potential difference which is mod E naught। ठीक है, ये हम आगे यूज करेंगे, तो मैंने पहले बता दिया। तो अब हमारे पास क्या आया, कैपिटल Z आ गया R प्लस जे ओमेगा एल। इसको अब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म में हम कैपिटल Z को लिख रहे हैं मॉड Z ई रेज टू पावर जे फाई। मैंने ऑलरेडी पहले ये चीज बताई थी जब हमने ऑपरेटर J पढ़ा था, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस जे बी को r ई रेज टू पावर जे थीटा के टर्म्स में अगर लिखते हैं, तो r होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा हमारा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा है मॉड z ई रेज टू पावर जे फाई। तो मॉड z क्या होगा हमारा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L square, that means under root of resistance का square plus inductive reactance omega L का square। ये हमारा mod Z आ गया। phi हमारा कितना होगा, phi हमारा by definition होगा tan inverse of B हमारा क्या है यहाँ पे ओमेगा L, और A हमारा क्या है कैपिटल R। सो दिस इज phi। तो हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई या टोटल इम्पीडेंस आ गई सर्किट में। Z is equal to mod Z e raised to power j phi, where mod Z is under root R square plus omega square L square and phi is tan inverse omega L upon R। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई। सो नाउ देखो phi यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, tan phi is omega L upon R, so phi is tan inverse omega L upon R। so applied EMF हमारे पास है E is equal to E naught e raised to power j omega t। ये यहाँ पे थोड़ा सा अनक्लियर है, this is E is equal to E naught e raised to power j omega t। so what will be the current flowing through the circuit, E upon Z। E हमने लिख दिया ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, जेड को हमने सब्स्टिट्यूट किया मॉड जेड ई रेज टू पावर जे फाई। इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू
ई नॉट अपॉन मॉड जेड इंटू ई रेज टू पावर जे इंटू ओमेगा टी माइनस फाइव। हम ई रेज टू पावर जे फाइव को न्यूमरेटर में ले गए ना, तो फाइनली हमारे पास आया I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर j इंटू ओमेगा टी माइनस फाइव इन ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारा EMF कितना है, E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर j ओमेगा टी। करंट कितना आया, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर j ओमेगा टी माइनस फाइव, where I naught is the peak value of alternating current which is equal to E naught upon mod Z। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, where E naught is E naught और mod Z कितना है, अंडर रूट ऑफ R square plus omega square L square, where omega L is the inductive reactance XL। तो हमारे पास फाइनली करंट आ गया जिसकी पीक वैल्यू है E नॉट अपॉन मॉड Z, और उसका फेज कितना आ रहा है, कितना एंगल बना रहा है ये रियल एक्सिस के साथ, ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस है और फाइव है, इसका मतलब करंट जो है इट इज लैगिंग बिहाइंड EMF बाय एन एंगल फाइव, वेयर फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। तो हमने यहाँ पे देखा AC सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस में करंट और EMF में से करंट लैग करता है बाय एन एंगल फाइव, और यू कैन से EMF लीड करती है बाय एन एंगल फाइव, वेयर फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, देन वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, देन कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो देखने से पहले एक चीज और देख लो, यहाँ पे I नॉट हमारा कितना आया था, E नॉट अपॉन मॉड Z, वेयर मॉड Z इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो मॉड Z कितना हो गया, E नॉट अपॉन I नॉट, दोनों में अगर मैं रूट टू से डिवाइड कर दूंगी तो ये हो गया E नॉट अपॉन रूट टू, I नॉट अपॉन रूट टू। E नॉट अपॉन रूट टू क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, EV और ERMS। I नॉट अपॉन रूट टू क्या होता है, RMS value of alternating current or which is denoted by IV और IRMS। तो ये हो गया EV upon IV। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, IV is equal to EV upon mod Z। मतलब जो हमारे AC सर्किट्स हैं अब तक हमने जितने भी देखे उसमें RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो रेशियो होता है RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF एंड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, मॉड Z। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना हम, so IRMS is ERMS upon mod Z. Hence, impedance of LR circuit, that means mod Z, may be defined as the ratio of RMS value of EMF applied across the LR circuit to the RMS value of current flowing in the LR circuit. ठीक है, तो this expression is also important. IRMS is equal to ERMS upon mod Z, और IV is equal to EV upon mod Z, where mod Z is under root R square plus ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम इन सबके रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ E एंड I। तो E की इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, E नॉट ई रेज़ टू पावर j ओमेगा t का E नॉट साइन ओमेगा t। सिमिलरली I हमारा कितना आया था, I नॉट ई रेज़ टू पावर j ओमेगा t माइनस फाइव, तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाइव। तो उसको हमने प्लॉट किया। ठीक है, और करंट जो है हमारा इट इज लैगिंग बिहाइंड EMF बाय एन एंगल फाइव। इसका मतलब जो पी, अब इसको जब प्लॉट करोगे ना एग्जाम में तो बस इतना ध्यान रखना कि जो पीक वैल्यू है E नॉट उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए देन द पीक वैल्यू ऑफ I नॉट। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट मींस I नॉट, E नॉट को हमेशा ज्यादा बनाना है I नॉट से। ठीक है, और यहाँ पर करंट जो है वो लैग कर रहा है, इसका मतलब EMF की पीक वैल्यू पहले आएगी और करंट की पीक वैल्यू बाद में आएगी। तो हमारा ये प्लॉट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ E एंड I। अगर ये हमारी डायरेक्शन है ऑल्टरनेटिंग EMF की, तो करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब नीचे आएगा। करंट लैग कर रहा है कितने एंगल से,
फाई एंगल से। ठीक है, तो इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गया, सिंपल है। अब नेक्स्ट जो उसकी समझने वाली चीज है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वो मैं यहां से समझाती हूँ, 1 सेकेंड। देखो वो कर्व हमारा थोड़ा सा अनक्लियर है, ये देखो ये इतने अच्छे से दिख नहीं रहा ना, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन जो है इसका किस तरीके से किया। सबसे पहले हम ई को प्लॉट करेंगे, विच इज ई नॉट ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी। तो हमने एक किसी भी जगह पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के बीच में। ठीक है, ये जो हमारा वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी। तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी हो गई, ई नॉट लेंथ है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। ई नॉट का मैग्नीट्यूड कितना होता है मैंने ऑलरेडी निकाला था यहाँ पे, विच इज अंडर रूट ई आर नॉट स्क्वायर प्लस ई एल नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ई एल नॉट का स्क्वायर प्लस ई आर नॉट का स्क्वायर। और ये कितना एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ, ओमेगा टी एंगल बना रहा है। तो हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्लॉट कर दी। अब हमें क्या प्लॉट करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट हम कैसे प्लॉट करेंगे, अगर हमारा ये वेक्टर ई आर नॉट, अगर हमारा ये वेक्टर जो है ई आर नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब ई आर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा ई एल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमने ऐसे क्यों लिखा है, ये देखो ई नॉट हमारा क्या होगा, हमने यहाँ पे लिखा है बाय मैग्नीट्यूड, ई नॉट है अंडर रूट ई एल नॉट स्क्वायर प्लस ई आर नॉट स्क्वायर। इसका मतलब हमारी जो ये वाली वेक्टर है ये ई एल नॉट होना चाहिए, ये वाला वेक्टर जो है ई आर नॉट होना चाहिए। फिर जब हम इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ई एल नॉट स्क्वायर प्लस ई आर नॉट का स्क्वायर। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। तो अगर ई नॉट इसके इक्वल है, इसका मतलब ई नॉट स्क्वायर क्या होगा, ई एल नॉट स्क्वायर प्लस ई आर नॉट स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये ई एल नॉट होना चाहिए और ये ई आर नॉट होना चाहिए। तो ये अगर ई आर नॉट है, ये किसके इक्वल है, आई नॉट आर के। ठीक है, यहाँ देखो ई आर नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर एंड ई एल नॉट इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा एल। ठीक है, तो ये आई नॉट आर है और ये हो गया आई नॉट ओमेगा एल। इसके पैरेलल में अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं तो ये हो गया ई एल नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल आई नॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया ई आर नॉट, ये ई एल नॉट, इसके बीच में से जा रहा है ई नॉट विच इज द रिजल्टेंट, दैट इज इक्वल टू E naught square is equal to E L naught square plus E R naught square. So E naught is under root E L naught square plus E R naught square. I hope यहाँ तक सबको क्लियर है। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमने E को प्लॉट किया जो सबसे सिंपलेस्ट है, लेंथ ऑफ द वेक्टर ई नॉट आ गया, ओमेगा टी एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ। फिर ई नॉट जो है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ई आर नॉट स्क्वायर प्लस ई एल नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करती हूँ तो ये मेरा ई एल नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ई आर नॉट, सो ई एल नॉट इज ओमेगा एल आई नॉट, ई आर नॉट इज आई नॉट आर। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव टू प्लॉट करंट। करंट हमारा क्या है, आई नॉट ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस फाई। तो मतलब अब हमें फाई डिटेक्ट करना है, फाई कहाँ पे है, देखो फाई हमारा कितना आया था, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी आया था, देखो फाई इज tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, अब अगर मैं इसमें यहाँ पर आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ आई नॉट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan फाई यहाँ से कितना है, ओमेगा एल अपॉन आर, और अगर मैं दोनों साइड आई नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, सॉरी दोनों साइड नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया ओमेगा एल आई नॉट अपॉन आई नॉट आर। मतलब ओमेगा एल आई नॉट और आई नॉट आर, इसका रेशियो इज इक्वल टू tan फाई। तो अगर ये एंगल फाई है तो इसका मतलब ये एंगल फाई हो गया ना, क्यों, बिकॉज tan फाई क्या होता है हमारा, दिस परपेंडिकुलर हाइट अपॉन द एडजेसेंट
साइड। तो tan phi कितना है, ओमेगा एल आई नॉट अपॉन आई नॉट आर विच इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर। सो फाई इज tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। तो ये जो एंगल है ई नॉट और ई आर नॉट के बीच में, दिस इज नथिंग बट फाई। ये एंगल हमारा फाई हो गया, ठीक है। और ई आर नॉट और ई एल नॉट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री ऑब्वियसली, ठीक है। अब हमारे पास ओमेगा टी माइनस फाई आ गया, ये ओमेगा टी है। इसमें से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो वो ओमेगा टी माइनस फाई है। मतलब करंट हमारा किस डायरेक्शन में है, करंट जो है वही उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ई आर नॉट है। दिस एंगल देखो ये डॉटेड बना रखा है, ये ई आर नॉट के नीचे नहीं है, ये ई आर नॉट के ऊपर ही है, ठीक है। ये देखो एंगल पूरा बनाया है ना। सो दिस एंगल इज ओमेगा टी माइनस फाइव एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आई नॉट है ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको डॉटेड से इसलिए रिप्रेजेंट किया है ताकि ई आर नॉट और आई को जो है डिस्टिंग्विश कर सको। बाकी एग्जाम में क्या करोगे, अगर चाहो तो एग्जाम में सेम जगह बना सकते हो कि ये ई आर नॉट हो गया, पर जो है कलर दूसरा यूज कर लेना कि इसी के ऊपर हमने करंट प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव विद द रियल एक्सिस। तो आई होप यहाँ पर सबको क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन एलआर सर्किट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जर्नल ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लिखा E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी। उसको हमने अप्लाई किया अक्रॉस द इंडक्टर एंड रेजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टर में हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इन फेज होते हैं। करंट में हमको इंडक्टर में हमको पता है जो ईएमएफ जो है वो लीड करता है करंट को बाय एन एंगल पाई बाय 2। फिर हमने दोनों ही रेजिस्टेंस और इंडक्टर के अक्रॉस पीक वैल्यू लिखी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, जो ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं। तो ई आर नॉट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, आई नॉट इंटू आर। ई एल नॉट होता है जे इंटू आई नॉट ओमेगा एल। ये कैसे आया ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो हमारे पास टोटल पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ई नॉट ई आर नॉट प्लस ई एल नॉट। सो ई नॉट का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ई आर नॉट स्क्वायर प्लस ई एल नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स इन नंबर आया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वी कैन राइट एज ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, वेयर जेड इज द कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस। फिर हमने जेड को पोलर फॉर्म में लिखा, सो जेड इज मॉड जेड ई रेज़ टू पावर जे phi, where mod z is under root r square plus xl square, where xl is the inductive reactance equal to omega l। और phi हमने देखा इट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ओमेगा l अपॉन r। फिर हमने टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट लिखा, टोटल ईएमएफ कैपिटल E डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस कैपिटल Z। फिर वहां से हमारे पास I आया I नॉट e raised to power j omega t minus 5। So from this we can say that peak value of alternating current is I naught, which is equal to E naught upon mod Z equal to E naught upon under root of R square plus omega square L square। और जो हमारा phi आया वो हमारा आया tan inverse omega L upon R। So from this we can say that current is lagging behind EMF by an angle phi। फिर हमने देखा IRMS और IV is equal to EV upon mod Z। और फिर हमने करंट और ईएमएफ को ग्राफिकली प्लॉट किया, वेक्टोरियली प्लॉट किया और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन भी किया। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन में सिंपली पहले हमने ई को प्लॉट किया, ई वेक्टर को, which is E naught e raised to power j omega t। तो वेक्टर की लेंथ E naught हो गई, which is under root E L naught square plus E R naught square, and this is making an angle of omega t with the real axis। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल में, और ये तुम सबको ऑलरेडी पता है वेक्टर्स में कि ये अगर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, तो ये मेरा एक वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ पर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है।
तो ये हमारा आ गया ओमेगा एल आई नॉट, ये है आई नॉट आर। तो इस यहाँ से हमें पता चला दिस एंगल इज नथिंग बट फाई, बिकॉज tan फाई हमारे पास है ओमेगा एल अपॉन आर। दोनों को आई नॉट से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया ओमेगा एल आई नॉट अपॉन आई नॉट आर। तो यहाँ से हमें पता चला दिस एंगल इज नथिंग बट फाई, बिकॉज tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल आई नॉट अपॉन आई नॉट आर। तो जब हमें फाई मिल गया, ठीक है, तो हम करंट को प्लॉट कर सकते हैं, बिकॉज हमें ओमेगा टी भी पता है कहाँ है, फाई भी पता है, और हमें पता है करंट को हमें एक ऐसी जगह पे ड्रॉ करना है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई विद द रियल एक्सिस। तो करंट जो है दिस इज अक्रॉस ई आर नॉट ओनली, ठीक है, और जो ये करंट है इसका जो मैग्नीट्यूड है और जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है दैट इज ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव विद द रियल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खत्म किया एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में we'll start with the next AC circuit, that is AC circuit with resistance and capacitance। और इसकी जो अप्रोच होगी वो सिमिलर होगी इसकी अप्रोच से रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस वाली। तो अगर ये वाला क्लियर है जो मैंने आज कराया है तो ये भी क्लियर हो जाएगा, और अगर जो आज कराया है उसमें कुछ डाउट रह गई है तो जब हम ये पढ़ेंगे एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस तो आई होप वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस।